गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आरोह भाग 2 की कविता 3, कविता के बहाने और बात सीधी थी। ये कुंवर नारायण जी द्वारा रचित हैं। ये जो कविताएं हैं, हमेशा की तरह हम सबसे पहले कर रहे हैं हमारा साहित्यिक परिचय, जहाँ पे 12th क्लास के लिए तो जो कविता का सार है साहित्यिक परिचय में वो इम्पोर्टेंट है, साथ में जन्म और मृत्यु इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो जो एचटेट के परीक्षार्थी है उनके लिए ये सारा ही कुछ इम्पोर्टेंट है। जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में, यानी कि 19 सितंबर ईयर 1927 उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में रचित हैं। ये यहाँ से रचनाएं पढ़ना बहुत ही मतलब जो एचटेट परीक्षार्थी है उनके लिए ये रचनाएं पढ़ना यहाँ से मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि वो पूछा तो एनसीईआरटी से ही जाता है, लेकिन हम जगह जगह से पढ़ते हैं, हमें ये लगता है कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से जो रचनाएं हैं आप देख सकते हैं, ओल्ड पेपर चेक कर सकते हैं, मोस्टली रचनाएं आपकी यहीं से ही पूछी गई हैं। चक्रव्यूह 1956 में रचित है। तो चक्रव्यूह किसके द्वारा रचित है? कुंवर नारायण। ये आप साथ में याद करते चलेगा, कुंवर नारायण द्वारा रचित है चक्रव्यूह 1956 में। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है आत्मजयी कुंवर नारायण जी का। नेट एचटेट हमेशा पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मजयी कैसा साहित्य है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, कहानी का संग्रह है इनका, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, ये इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार यानी कि सामान्य, जो इनका इंटरव्यू दिया हुआ है। पुरस्कार आपको याद रखने हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमरान आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये लाइनें हमें ज़रूर याद रखनी हैं। किसके द्वारा रचित है? कुंवर नारायण द्वारा रचित हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यानी कि कोई घर था जो हमें बहुत लंबे टाइम से बंद था, तो जैसे हम पूरा किताब उठाते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी हटाते हैं और बुक खोलते हैं, ठीक इसी तरह से किसी घर का दरवाजे का इन्होंने जिक्र किया है। आगे देखिए, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा, अन्य कलाओं में पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधव की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आत्मजयी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, आपको ये जरूर याद रखना है, जो कि प्रबंध काव्य है। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव अखबार, ये लाइनें भी बहुत बार आप पुराने ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगी, पूछी गई है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो ये कुंवर नारायण के लिए आलोचक द्वारा कहा गया है। कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतेहीपन, वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। किनके लिए? कुंवर नारायण जी के लिए कहा है आलोचकों ने। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। किसकी कविताओं में यथार्थ का खुरदरापन और सहज सौंदर्य मिलता है? तो कुंवर नारायण के लिए बोली गई हैं ये बातें। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभर, प्रश्नाकुलता उनकी कविता की बीज शब्द है। संशय यानी कि शंका और संभ्रम
प्रश्नाकुल, जहाँ पर कुछ भ्रम मतलब ऐसे रहते हैं कि खुलकर बात सामने ना आए, ऐसे ही उनकी कविता के बीज हैं। आगे देखिए, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण, नागर सुंदरता होती है, ठीक है, संवेदना, नागर संवेदना एक अच्छी संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज़ को का विवरण दिया है, वो संवेदनाओं पर डिपेंड है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के में सामने आता है। एक पंक्ति में कहीं तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन में आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी कि इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि जो है, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन, जो कि समाज में कहीं एक पिछड़ा व्यक्ति है, ठीक है, उनके आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। उनके मन में क्या क्या विचार, क्या क्या शंकाएं आती हैं, उन्हें पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं दी गई हैं। ये 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ना है उन्हें। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने कविता किस संग्रह से ली गई है? इन दिनों से, ठीक है, संग्रह से ली गई है। आज समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। वजूद मतलब उसके महत्व को, उसके होने ना होने को आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता होती है जो अभी मशीनी जो दबाव है हमारे ऊपर, हम जो लगा लीजिए कि नए नए डिवाइस के हम गुलाम हो गए हैं। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कि कविता के बहाने बताया है कि कविता कैसे, बताया है कि इस कविता में कि किस तरह से जो कविता है वो कैसी होती है, उसको उसकी तुलना चिड़िया से की गई है, लेकिन वो चिड़िया से भी अच्छी है, क्योंकि चिड़िया की तो उड़ने की एक सीमा होती है, कविता की कोई सीमा नहीं होती। उस कविता की तुलना फूल से की गई है। फूल तो थोड़े समय के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो तो कभी भी मुरझाती नहीं है। और बच्चे से की गई है, क्योंकि जो बच्चा है वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, तो कविता भी किसी में भेदभाव नहीं करती है। एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। यानी कि जब कविता की तुलना की गई है, एक और तो प्रकृति से उसकी तुलना की है, और दूसरी तरफ जो भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा, देश को आगे ले जाने वाले बच्चे से उसकी तुलना की गई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। परिणति होती है उसका समाप्त होना, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। यानी बच्चों के सपने हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक कविता की तरह जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। उपकरण यानी कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर की ही क्यों न हो, या फिर समय की ही क्यों न हो। यानी कि जो सीमाएं होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं जब कविता भी शब्दों का खेल है, और कविता में सारी सीमाएं खत्म हो जाती है। फिर वो सीमाएं चाहे घर की हो, भाषा की हो, या समय की ही क्यों न हो। अब इनकी एक और कविता है, इसी में ही है, कुंवर नारायण द्वारा रचित जो कविता है, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से है। याद रखिएगा, पहली कविता थी चिड़िया के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, जबकि बात सीधी थी कुंवर नारायण जी द्वारा रचित जो काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, उसमें से बात सीधी कविता ली गई है। कविता के कथ्य और माध्यम में द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। अब जो दूसरी कविता है उसमें कवि ने कविता में कथ्य और माध्यम, कथ्य क्या है, जो कवि के भाव और विचार है, माध्यम क्या है, भाषा, कविता को प्रस्तुत करने का माध्यम क्या है, भाषा।
तो भाषा और भावों और विचारों में द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है, यानी कि भाषा को कितना सहज सरल बनाना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। यानी कि हर बात को कहने के लिए कुछ शब्द होते हैं और हमें उन्हीं शब्दों में उस बात को कहनी चाहिए। जिस तरह से पेंच के लिए खास खांचा बना होता है, उसी में पेंच फिट होता है, तो हमें भी कुछ शब्दों से ही बात को कहना चाहिए। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब में के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे शब्द को पर्यायवाची के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके अपने विशेष अर्थ होते हैं। जैसे कि पानी, पानी हम पीते हैं, और गंगा के लिए हम जल का इस्तेमाल करते हैं। गंगा का पानी नहीं, गंगा जल, यानी कि जो जल है वो पानी का ही पर्यायवाची है, लेकिन जब हम जल का इस्तेमाल करते हैं तो वो गंगा के लिए हो जाता है, और जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो पानी हम हमेशा पीते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनके पर्यायवाची का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाती है। यानी कि जब आप अपनी बात को अपने अच्छे शब्दों से, सही शब्दों के साथ कह देते हो, तो फिर आपको किसी चीज़ की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने भाव विचारों को लोगों तक पहुंचाने की, लोग अपने आप समझ लेंगे। तो इस के माध्यम से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि कविता किस पर बेस्ड है, यानी कि कवि क्या कहना चाहता है। तो चलिए आइए आगे हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहली कविता है हमारी कविता के बहाने। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कि कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है। जो कविता है वो क्या है, एक उड़ान, उड़ने, जैसे चिड़िया उड़ती है चिड़िया के बहाने, जिस तरह से चिड़िया उड़ती है उस तरीके से क्या है, कविता भी उड़ सकती है। जहाँ चिड़िया की उड़ान क्या होती है, सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान है ना वो असीमित होती है। इसलिए कविता की उड़ान चिड़िया कभी नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, नए नए भाव होते हैं, नए नए रंग, नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जो कविता की उड़ान है वो बहुत ऊंची है, ठीक है। और जबकि बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कि जो कविता होती है उसके अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसकी जो काव्य की सौंदर्य उसका काव्य सौंदर्य होता है, वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि उसका अंदाज़ा चिड़िया कभी नहीं लगा सकती। क्योंकि बाहर भीतर और इस घर से लेके उस घर तक जो चिड़िया उड़ती है वो कविता के पंख लगा के उड़ने के माने वो कविता के उड़ने को कभी भी नहीं समझ सकती। क्योंकि जो चिड़िया होती है वो तो एक सीमा में उड़ती है, जबकि जो कविता होती है वो क्या होती है भाई, वो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। कहने का भाव है कि कोई भी कविता घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है तो कभी घर के बाहर के वातावरण का मार्मिक चित्रण करती है। कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं, ठीक है। मतलब कविता जो होती है वो यहाँ की, वहाँ की, इस घर की, उस घर की, वो हर तरह के भाव विचार प्रकट करती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जबकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा, एक निश्चित सीमा होती है। इसीलिए कविता की उड़ान को कौन नहीं समझ सकता, चिड़िया नहीं समझ सकती। आगे देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब जो कवि है कह रहे हैं कि जो कविता है वो फूलों को देखकर खिलती है और पुष्पित होती है, क्योंकि कविता तो सुंदरता पर ही लिखी जाती है और फूल क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। इसलिए जो कविता है वो भी फूलों को देखकर खिलती है, और ठीक फूलों से सौंदर्य को देखकर परखकर उनसे कविताएं बनती है। लेकिन जो फूलों के समान कविता में नए नए रंग भर जाता है,
कविता का खिलना असीम है और फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। यानी कि फूल खिलता है, मुरझा जाता है, कविता जो बनती है उसका सौंदर्य हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसलिए कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो जो कविता जिस तरह से बनती है, तैयार होती है, और वो उसका जो सौंदर्य है उसको फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल के सौंदर्य की तो एक सीमा है। वो तो कुछ दिन खिलेगा और फिर मुरझा जाएगा। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि कह रहे हैं कि जो फूल है वो जो कविता है वो तो फूल का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन एक समय के बाद जैसे वो मुरझा जाता है और उसके साथ साथ उसकी सुगंध सुंदरता सब खत्म हो जाती है। लेकिन जो कविता है ना, उसकी सुगंध सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती। वह केवल घर के बाहर और भीतर अपनी सुगंध या सुंदरता नहीं बिखेरता। जैसे एक फूल है, वो जहाँ लगा होगा वहीं उसकी खुशबू होगी, वहीं उसका सौंदर्य देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कविता है उसका सौंदर्य यहाँ वहाँ, इस घर उस घर, यानी कि कविता का सौंदर्य तो हर जगह बना ही रहेगा। और बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी कि बिना मुरझाए अपने महकता रहे, ऐसी क्या होती है, कविताएं होती है। और इसके सही मायने फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके तो जीवन की एक सीमा होती है। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब कवि कह रहे हैं कि जो कविता है वो तो एक खेल है, क्योंकि हमने कवि ने स्टार्टिंग में ही बताया जो कविता है वो क्या है, शब्दों का खेल है। तो कवि होता है वो शब्दों से खेलता है, तो बच्चा भी खेलता है। तो बच्चों जो कवि होता है वो कह रहा है कि जो बच्चे खेलते हैं ना वही कविता को जान सकते हैं, हम उसी से ही उसकी तुलना कर सकते हैं। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने। जो बच्चा होता है वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, वो ये नहीं जानता कि ये मेरा घर है ये उसका घर है। ठीक है, वो सब जगह एक जैसा खेलता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इसलिए सब घर एक कर देने के माने, यानी कि किसी सारे भेद मिटा देने के मायने सिर्फ बच्चा ही जानता है। कौन जानता है, सिर्फ बच्चा ही जानता है। इसलिए वह समान भाव से सभी लोगों की सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण करता है, यानी कि सभी की भावनाओं का सम्मान करता है। यह है कि जिस प्रकार से बच्चे एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता द्वारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, भेदभाव को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो कविता है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगली कविता रहेगी हमारी बात सीधी थी, और हमने बात सीधी थी का साहित्यिक परिचय साथ में ही कर लिया है, इसलिए वो सिर्फ हमारे लिए कविता रहेगी। चाहती तो मैं एक वीडियो में उसको बता सकती थी, लेकिन इस तरह से वीडियो लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो में फिर निरस्ता पैदा होने लग जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और याद रखिए, फूल क्या जाने इसमें प्रश्न अलंकार है, आपको याद रखना है, क्योंकि सारों में ही प्रश्न बन रहे हैं, फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, तो ये प्रश्न अलंकार है। साथ में ही मानवीकरण अलंकार भी बन रहा है, जहाँ पर जो है फूल को मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है, मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास तो मिल ही जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे बस इतना ही है, इसमें साहित्यिक परिचय इतना ही रहे, जो काव्य सौंदर्य है वो इतना ही रहेगा। साहित्यिक खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें साहित्यिक परिचय नहीं आता है, वो शिल्प सौंदर्य नहीं आता है, काव्य सौंदर्य नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अलंकार पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।